गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सेकेंड ईयर एचडीपी मेडिसिन में कल हम चौक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चौक, इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, इसोफेगिस में रुकावट। तो इसमें कल हम बाह्य रूप से गुहा की रुकावट के बारे में जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दो तीन जो है पॉइंट्स के बारे में बोला था कि इसको थोड़ा देखेंगे। तो पहला तो इसमें जो आप अपनी बुक में देखें, इसमें 44 पे पेज नंबर पे, तो ई जो थाइमोमा, थाइमस जो ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड कहाँ है? हमारा जो स्टर्नम है, इसका स्टर्नम का ऊपरी भाग जो है, ऊपर वाला, ये यहाँ लगभग, ये देखिए स्टर्नम स्टार्ट हो जाता है ये पूरा, तो यहाँ लगभग, तो यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, क्योंकि इसके बैक साइड से ईसोफेगस जो है वो जाएगा और पेट से जुड़ेगा। तो यहाँ पर इस गांठ का, अगर इस पे टीबी हो गई इस गांठ की, या वैसे टीबी गांठ की नहीं होती, टीबी हो जाती है तो ये गांठें स्वेलिंग आ जाती है, गांठों में सोजन हो जाती है। मैंने आपको क्लास में भी अच्छी तरह समझाया हुआ है कि जब टीबी हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, तो उसका जो है उस गांठ से हम मटेरियल लेकर के उसमें से एब्जॉर्ब करते हैं, सिरिंज से खींचते हैं और फिर उसको लैब में टेस्ट करते हैं। तो अगर ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसमें, तो ट्यूबरकुलोसिस घोषित कर देते हैं। तो ये आपको मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरह समझाया। तो इससे क्या होता है, गांठें की, अब अगर किसी की बॉडी में गांठों की स्वेलिंग है तो जनरली डॉक्टर जो है एकदम से इसी की तरफ जाता है। बाकी लक्षण बाद के हैं, वीकनेस है, वेट लॉस है, ये तो वो ये सोचता है कि अगर ये इनके साथ साथ ये है तो वो जरूर चेक करवाता है। तो ये अगर बढ़ गई तो ईसोफेगस पे दबाव, तो हम क्या पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ल्यूमन क्या है? जैसे मोरा, उसका ईसोफेगस का अंदर का मोरा, दैट इज ल्यूमन। तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक तो थे अंदर से जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, आए अंदर से, वो तो हमने पढ़ लिए थे, आम खा लिया, आलू खा लिया, वो तो अंदर से ऑब्स्ट्रक्शन। अब बाहर से ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकते हैं? इन पे कोई गांठ स्वयं पे भी हो सकती है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ईसोफेगस और ट्रेकिया पर सिस्ट अगर हो जाए, सिस्ट आप पढ़ोगे सर्जरी में, सिस्ट हो जाए तो वो बढ़ती जाएगी, तो अंदर का दबाव, उस पर अंदर दबाव पड़ेगा, उसका ल्यूमन यानी कि बोर, यानी कि उसका सुराख, वो कम होता चला जाएगा, संकरा होता चला जाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यही अगर इस तरह ये जो गांठ थाइमस है, इसका बढ़ना शुरू हो जाए तो ये अंदर की तरफ फिर ईसोफेगस पे दबाव डालती है और ये चौक बन जाता है इसका कारण। इसके बाद में आता है ईसोफेजियल हर्निया, ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद में पेट के कार्डियक भाग पर गांठ, कार्डियक भाग जो हार्ट की तरफ होता है, आपने जो मीडियस्टाइनल स्पेस पढ़ा होगा, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हो, एनाटॉमी में पढ़ा होगा आपने, तो आपने ये देखा होगा, ये पेट का भी आपने देखा होगा, कार्डियक भाग जो कार्डियक की तरफ है। आप एनाटॉमी के अंदर जो है, इसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले जो डायग्राम दिए गाय के, उसमें पेट जो दिखाए हुए हैं आपको देखेंगे, तो ईसोफेगस की एंड भी कहाँ है वो भी आप देखोगे। ईसोफेगस की एंड जो है जहाँ टच कर रही है, तो वो जो पोर्शन है जो हार्ट की तरफ है, आगे की तरफ है, क्योंकि ये डायाफ्रागम के पास, डायाफ्रागम जो होता है उसके पास रेटिकुलम होता है। तो जब खाना, क्योंकि इसमें हनीकैम कॉम जैसी रचना होती है, जो अगर कुछ खा गया जानवर, कोई ऐसा जैसे कोई नुकीली चीज़ खा गया,
तो वो इसको आगे नहीं जाने देता, पेट में यहीं रोक लेता है। तो ये आप आगे पढ़ोगे, पढ़ाऊँगा मैं आगे, हमारे इस डिजीज़ में भी आएगा, तो आप इसको समझो। तो क्या होता है कि वहाँ पे अगर कोई सुई अगर वहीं रुक गई, तीखी सुई या नोकीली चीज़ कोई आ गई, तो वो क्या करता है, डायाफ्रागम अगर वो बार बार हिलने से डायाफ्रागम को क्रॉस करके पहले तो पेरिटोनियम को करेगा, तो पेरिटोनाइटिस। अगर वो आगे डायाफ्रागम को क्रॉस करके हार्ट को, तो पेरिकार्डाइटिस हो जाती है, पेरिकार्डियम तक पहुंच जाती है। कहते हैं भी हृदय में सुई चली गई, अब ये बचेगा नहीं जानवर, हार्ट पे लग गई। तो ये वो जो पोर्शन है पास, अगर उस वो जो कार्डियक पोर्शन है उसके ऊपर अगर किसी प्रकार की का नियोप्लाज्मा यानी कि कोई गांठ हो जाती है, गांठ हो तो वो इसोफेगस पे दबाव डालेगी, तो ये बाहरी दबाव के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसका बोर जो है उसका यानी लूमन जो है वो कम हो जाएगा, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बनेगा। इसके बाद में मीडियस्टाइनल लस्सी का गांठ, मीडियस्टाइनल मैंने आपको बता दिया कि आपने पढ़ा है, आप जब आप देखोगे कि दोनों फेफड़ों के बीच में जहाँ हार्ट स्थित रहता है वो स्पेस जो है, जगह है, उसको मीडियस्टाइनम कहते हैं, मीडियस्टाइनल स्पेस कहलाता है। तो उसके बैक साइड से आपको पता है कि ये हार्ट है, पीछे से इसोफेगस से यहाँ से चलेगा ना, हमारे यहाँ से चलेगा, तो वो यूँ जाएगा, तो रेस्पिरेटरी वो तो ट्रेकिया टच करेगा, इसोफेगस साइड से पास से नीचे से होता हुआ स्टोमक को जुड़ेगा। तो जो हमारी मीडियस्टाइनम स्पेस है, इसके अंदर या इसके बैक साइड में भी लिम्फ ग्लैंड होती हैं। तो ये जो मीडियस्टाइनल लिम्फ ग्लैंड है, टीबी के कारण जो मैंने आपको बताया, टीबी के कारण जो उसमें स्वेलिंग हो गई या उसमें रसी पड़ गई, एब्सेस होगी, तो वो इसोफेगस को चौक करेगी। अच्छा, ये देख लिया था, कर लिया, ओके। पेट वाला भी हो गया। अब है दाई एरोटिक खोंच, नोच का स्थाई देना। नोच आपको पता है क्या होती है? नोच आपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में सेमिलुनर नोच रेडियोला में पढ़ा होगा। तो नोच क्या होती है? सेमिलुनर क्यों कहते हैं? अर्धचंद्राकार। नोच क्या है? एक तरह का खड्डा है। तो अगर ये खड्डा बना और ये परमानेंट रह गया वहां पे, ये उभार, इधर उभार आ गया, इधर खड्डा है, देखिए खड्डा तो इधर है लेकिन ये इधर उभार आ गया, तो अगर ये नोच यहां पे परमानेंट रह गई इसी तरह से, ये नोच यानी कि यहां ये दबा हुआ यूं रह गया, ये तो ये इसोफेगस जो है वो पास में है या एंड इसोफेगस का, तो वहां पे क्या करेगी? ये इसको प्रेस करेगी। तो ये भी एक एक्सटर्नल आउटर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेशर का हो गया ये। तो ये छोटे छोटे थे कुछ समझने वाली बातें। कल हमारे पास हमसे ये थोड़ी लगभग क्लियर मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाई। तो अब जो है हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग, इसमें क्या चौक में क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? क्लिनिकल फाइंडिंग यानी कि लक्षण, क्लिनिकल फाइंडिंग। क्लिनिक्स में आप हो तो आप क्या देखोगे उसके अंदर? तो ये देखिए चौक की बड़ी सुंदर पोजीशन इसकी गाय की बनाई हुई है, तो आप इसको अगर देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो चौक पहले तो ये है कि मुख्य रूप से इसोफेगस में रुकावट 3 जगह आती है। फेरिंक्स, अब लैरिंक्स फेरिंक्स कल मैंने आपको बताया था, ये शुरुआत है इसोफेगस की। यहाँ शुरुआत पे यहाँ इसोफेगस के सर्वाइकल भाग, ये जो है जहाँ गर्दन वाला, ये पूरा का पूरा यहाँ कहीं भाग में होगी। और यहाँ फिर क्या है? वक्षीय भाग, यानी कि जो अंदर वक्ष के या थोरैकिक कैविटी के से अंदर आ गया। ये इससे पहले सर्वाइकल ओपनिंग, सर्वाइकल भाग, और ये फिर इसके अंदर जब ये थोरैक में अंदर चला गया तो इसके वक्षीय भाग में। तो ये जो मैंने अभी पढ़ाई है ये सारी वक्षीय भाग में है अंदर। तो मैं ये जो वक्षीय भाग से जो बाहर फेरिंक्स में थी और सर्वाइकल भाग में थी, ये तो मैंने आपको बताया, ये तो इंट्रालुमिनल ही लगभग
लुमन के अंदर ही लगभग आ जाती हैं। हो सकती है एक्स्ट्रा भी यहाँ कोई ऐसी ग्रोथ हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जनरली जो है आलू खा लिया तो ये या तो यहीं फंस जाएगा गले में, या फिर जैसे कुत्तों में जनरली यहीं रह जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा आगे चला जाएगा तो ये लंबा इस पोर्शन में रह जाएगा। और वो जो बाकी है अंदर के मैंने अभी बताया एक्स्ट्रा लुमिनल, क्योंकि ये इंट्रा लुमिनल का मतलब है उस स्पोर, वो जो बोर, और अंदर का जो है खाली हिस्सा, तो ये तो अंदर से हो रहे हैं। ये एक्स्ट्रा लुमिनल यानी बाहर के दबाव में। इसमें लक्षणों में आएगा अत्यधिक लार गिरना, बेचैनी और खाना नहीं खाना, जीभ का बाहर निकलना, गर्दन लंबी करना, वो यूँ सोचता है यूँ लंबाई करने से शायद वो नीचे चला जाए कुछ, आफरा आना, क्योंकि जुगाली नहीं कर रहा जानवर, तो बैक्टीरिया हैं, फर्मेंटेशन होगा, गैस बनेगी, तो नेचुरली है। जुगाली में सांस लेने में दिक्कत होगी, ईसोफेगस के किसी भाग का फूलना, ये फूला हुआ नजर आएगा, और कुत्ते में नाक द्वारा उल्टी होना। अब है इसमें डायग्नोस, ये तो लक्षण है, ये लक्षण है डायग्नोज में। हिस्ट्री से क्लिनिकल सिम्टम है हमारे पास, ईसोफेगस में वस्तु को महसूस करना और एक्सरे। तो ये हमारे पास डायग्नोस निदान के जो हैं वो ये चार, हम इस तरह से 4 तरह से हम कर पाएंगे। अब इसके बाद में आता है ट्रीटमेंट। पशु को सेडेटिव हम आपने अभी नहीं पढ़े, लेकिन अगर यानी कि थोड़ा ऐसा हल्का सा सुन्न कर देना पशु को, सेडेशन देना, आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे इसको, ताकि पशु में स्टोमक ट्यूब या प्रोबैंग आसानी से डाली जा सके, वो ज़्यादा हरकत नहीं करे, परेशान नहीं करे, थोड़ा सेडेशन दे देते हैं तो आराम से ट्यूब जो है, जो प्रोबैंग मैंने आपको बताई थी क्या काम आती है, यहाँ स्टोमक ट्यूब या प्रोबैंग आसानी से डालकर चौक के कारक को पेट में धकेला जा सके। ये मैंने आपको जब प्रोबैंग समझाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि इसका जो आगे वाला हिस्सा है, तार वाला ऐसा लग रहा है, वो क्या करता है, पहले तो उसको जब हम अंदर डालते हैं तो पीछे से उसको पीछे खींच लेते हैं, बैक ले लेते हैं, ताकि वो कहीं चोट नहीं पहुँचाए। प्रोबैंग का आगे वाला जो है हिस्सा बस वो ही रखते हैं, उस तार जो अंदर होती है ना उसको पीछे खींच लेते हैं। अब जब धीरे धीरे उसको डालते हैं और ईसोफेगस में या मुंह से डाला जाते हैं, धीरे जहाँ तक वो जा रही है, जहाँ वो रुक गई, अब हम क्या करते हैं, उस तार को पीछे से धकेलते हैं आगे की तरफ, तो नुकीली तार है, अब वो उसी को टच करेगी जगह को, जहाँ तो कोई आलू वगैरह है तो उससे ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा तो क्या होगा, वो आगे पेट में चला जाएगा। तो अब आप उसको हल्का सा पुश कर दो उससे, तो ये एक प्रक्रिया है। तो ये कारक को पेट में धकेला जा सके। तो इसमें सेडेशन में इंजेक्शन ट्राइफ्यूरोपेराजिन यानी कि सिक्वल कहते हैं इसको, ट्रेड नेम सिक्वल है, साल्ट इसमें ट्राइफ्यूरोपेराजिन इंट्रामस्कुलर इसको लगाते हैं। तो अब ये सिक्वल कौन सी है, आपके पास वेटनरी वाली भी आती है, ह्यूमन बीइंग में आती है। ह्यूमन बीइंग की 10 ml की वायल आती है, उसमें आप 4 से 5 ml आप इसको लगा सकते हो। और जो हमारी वेटनरी की आती है उसमें ये जो साल्ट है वो पर ml ज़्यादा होता है, तो ये 5 ml की आती है, तो उसमें आप 2.5 ml एक बार, 2 या 2.5 ml आप दे सकते हो, ज़रूरत पड़े तो और भी दी जा सकती है। कैटल एंड हॉर्स 5% सोल्यूशन, खुराक डोज 0.5 से 2.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। अब ये बॉडी वेट के आप उसमें साल्ट देखोगे 1 ml में कितना है, तो पशु का वेट देखो 250-300, अगर है तो उससे मल्टीप्लाई कर लो कितने mg आ गया। अब उसमें 1 ml में कितने mg है, तो उसके हिसाब से उतने ml हमने लगानी है। स्मॉल एनिमल में 2.5% सोल्यूशन, खुराक डोज 0.5 से 1.5 mg पर केजी बॉडी वेट। पशु के मुंह में गैग लगाकर, हमने माउथ गैग पढ़ा है, माउथ गैग लगाकर मुंह को खोले,
तथा स्टोमक ट्यूब प्रोवेंगोर को इसोफेक्स में डालें तथा वस्तु को पेट में देके लें। ये देख लिया, पढ़ लिया। यदि रुकावट करने वाली वस्तु माउथ गैग लगाने के बाद में अगर नज़र आ रही है, वो दिख रही है, क्योंकि डॉग में क्या होता है, जनरली वो जो खिलौना है वो फंस जाता है। ये अगर तो वो पूरे कोई चौक कर लेता है आगे, तो सांस में भी बड़ी दिक्कत आती है। अगर वो आगे हल्का सा ले गया तो सांस वाला पोर्शन उसका ट्रेकिया वाला थोड़ा बच सकता है, क्योंकि एक ही ओपनिंग होती है इसकी, फेरिंग्स। तो इसमें मुश्किल फिर हो जाती है। और उसमें क्या, जनरली खिलौना है, ये रबड़ की गेंद है, जहाँ बच्चे छोटे डॉग से खेलते रहते हैं, तो वो कहीं मुंह में डालता है, खा जाता है, तो वो वहाँ रुकी होती है। अगर नज़र आ जाती है तो उसको पकड़ के भी खींचा जा सकता है। हड्डी भी नज़र आ सकती है चुभी हुई, उसको भी कोई और वस्तु है तो उसको देख के माउथ के लगा के टॉर्च से अगर आप देखते हैं तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि सलाइवेशन बहुत होगा तो एट्रोपिन सल्फेट हमने इंट्रामस को लगाना ही है। डोज कल मैंने आपको क्लियर कर दिया था कितना लगाना है जानवर के हिसाब से, उसके एज के वेट के हिसाब से। रुकावट वाले स्थान पर हाथ से हल्की हल्की मालिश, यूँ कई बार यूँ करने से भी काम चल जाता है। ईसोफेगस वाली जगह उसको अगर आप बाहर उभरा हुआ नजर आए तो आप इसको यूँ दबाएं धीरे धीरे तो हो सकता है वो चला जाए। इसके हल्की मालिश ताकि वस्तु पेट में चले। सभी उपचार से पशु अगर नहीं ठीक हुआ या संभव नहीं है किसी तरह से उस चीज़ को निकालना, तो फिर एक सर्जरी जो है उसका हमारे पास माध्यम है। तो ये हमारा आज जो है चौक हमने इस डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टोमेटाइटिस, उसके बाद में फेरिंजाइटिस और चौक, ये चौक इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना भाई। इसके बारे में जनरली पूछ लिए। अब हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक को ले रहे हैं, और वो है आम तौर से इसको आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में लगा लें, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और वो है पेट दर्द यानी कि कॉलिक। इसका हॉर्स में भी बड़ा इम्पोर्टेंस है और इसका रूमिनेंट्स में भी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जनरली आपके पास में लोग आएंगे जैसे पेट दर्द करना लग रही है, अब उसको नहीं पता क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कॉलिक का शाब्दिक अर्थ कॉलन अर्थात वृहदांत्र में दर्द, कॉलन, लेकिन पशु चिकित्सकीय भाषा में पेट के दर्द को कॉलिक कहते हैं, ध्यान से सुन लेना। वैसे तो जो कोलाइटिस होती है, मैंने कहा ना कॉलन, बड़ी आंत का भाग होता है ना कॉलन, उसकी स्वेज उसमें कहीं दर्द है तो उसको जनरली कहते हैं कॉलिक, लेकिन ये पेट दर्द आम भाषा में कह देते हैं पेट दर्द है। यह शब्द साधारणतया घोड़ों के पेट दर्द में उपयोग लिया जाता है। मुख्य रूप से कॉलिक दो प्रकार का होगा, एक है ट्रू कॉलिक और एक है फॉल्स कॉलिक। इसको अंडरलाइन कर लेना, लाजमी पूछा जाता है। वह पेट दर्द जिसका संबंध अथवा उद्गम स्टार्ट पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों से होता है, यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित अगर दर्द है तो वो कहलाएगी ट्रू कॉलिक। इसके अलावा कहीं दर्द है और लग रहा है ऐसे जैसे पेट दर्द है, पेट में हो रहा है, वो बताएगा ही। जैसे अगर मान लो गुर्दों में दर्द है, गुर्दे का, तो वो बताएगा पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि गुर्दा उसके जस्ट बैक साइड में है, तो लगेगा ऐसा ही कि भाई यस। तो फॉल्स कॉलिक वह पेट दर्द जिसका उद्गम अथवा संबंध पाचन तंत्रों के अंगों के अलावा शरीर के अंग अन्नों से हो उसे असत्य है, यानी फॉल्स कॉलिक कहते हैं। तो अब ये ट्रू कॉलिक के भी प्रकार हैं। अब उसमें आती है स्पास्मोडिक कॉलिक। स्पास्मोडिक, स्पाज्म आते हैं, रुक रुक के दर्द होता है पेट का, हो गया रुक गया फिर आता है। स्पाज्म आते हैं, यानी कि
यूं कह लो इसको, मरोड़ कहते हो, यूं कह लो आप तो अपनी भाषा में, मरोड़, मरोड़ आवे, रुक रुक के मरोड़ आते हैं, मरोड़, ये मरोड़, स्पाज्मोडिक कॉलिक। उसके बाद में इम्पैक्टिव कॉलिक, बंद पड़ना, इम्पैक्शन हो जाना, इम्पैक्टिव कॉलिक, उससे भी दर्द होता है। इसके बाद में आता है फ्लैचुलेंट कॉलिक। फ्लैचुलेंट, हवा भर जाना, हवा भर जाना, झाग वाली और बिना झाग वाली दोनों में हो सकता है फ्लैचुलेंट कॉलिक। और इसमें आता है इंटेस्टाइन, सॉरी, इंटेस्टाइनल, कहीं इंटेस्टाइन में कहीं दर्द, किसी भी भाग में इंटेस्टाइन दर्द हो। इसके बाद में फाल्स कॉलिक। फाल्स में बाइल डक्ट का जो बिलियरी डक्ट या बिलियरी कॉलिक, बाइल डक्ट, अगर उसमें अगर दर्द है, पथरी होता है ना, कहते हैं ना भी पित्ता एक निकलवा दिया हमने, तो पित्ते में पथरी थी, बाइलियरी कॉलिक। उसके बाद में यूट्राइन कॉलिक, यूट्राइन, यूट्रस में कोई दर्द है तो वो पेट ही पकड़ेगा, पेट में दर्द। रीनल कॉलिक, जैसे ये मैंने आपको बता ही दिया, गुर्दा, रीनल कॉलिक। तो ये इतने तरह की जो है हमारे पास है ये कॉलिक। तो अब हम पहला एक आज हो पाएगा स्पास्मोडिक कॉलिक। स्पास्मोडिक कॉलिक तो ऐंठन मरोड़ एक ही बात है। परिचय, बड़ी आंत में ऐंठन स्पाज्म के साथ दर्द होता है, उसे स्पाज्मोडिक कॉलिक, पेट दर्द या शूल कहते हैं। हाँ बिल्कुल, शूल भी कहते हैं। यह दर्द आंतों का अधिक संकुचन बढ़ने से, तो आंतों में स्त्राव के बढ़ने से होता है। आंतों में स्त्राव बढ़ गया, सिक्रेशन बढ़ गया, दस्त भी आएगा, डायरिया भी होगा कि जी मरोड़ के सागे जानो पड़े, समझ आ गया। हाँ, बार बार मेरे को दस्त भी लग रहे हैं, तो वो क्या हुआ, सिक्रेशन बढ़ गया आंतों का, अंदर से लिक्विड बढ़ गया अंदर, और स्कुंचन बढ़ गया, है ना, कंट्रैक्शन। कारण, वातावरण में जब कभी ऐसा एकाएक परिवर्तन होता है तो पशु एकाएक उग्र हो जाता है अथवा एक्साइटेड हो जाता है। जैसे वातावरण में तेज आवाज़ होना, तेज रोशनी होना, आकाश से बिजली का चमकना, बादलों का तेज आवाज़ के साथ गर्जना आदि। तो पाचन तंत्र के श्लेष्मा पर जब भी किसी कारण से जलन होती है तो संकुचन बढ़ जाता है। तो पेट दर्द के लक्षण पशु में दिखाई देने लग जाते हैं। इसके निम्न कारक है: पशु को घटिया क्वालिटी का घास, दाना, चारा आदि खिलाना, पशु को दैनिक कसरत के बाद अधिक ठंडा पानी पिला देना, आहार में मिट्टी या खाद्य पदार्थों का होना, पशु के आंतों में, पेट में परजीवी वर्म्स का होना, पैरासाइट, परजीवी का, उदाहरण स्ट्रोंगेलाइस वल्गेरिस और एस्केरिसिस। ये नाम आपने आगे अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे इनको। एस्केरिसिस पढ़ा होगा आपने, स्ट्रोंगाइलोसिस, एस्केरिसिस तो आपने जरूर पढ़ा होगा। क्या अब इसका क्या हिंदी में नाम, कुछ कहते तो हैं एस्केरिसिस को, हिंदी में नाम नहीं अभी याद आ रहा है, एस्केरिसिस। तो चलिए खैर, आगे इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अपने एग के बारे में पढ़ेंगे, इनके एग क्या हैं, टेप वर्म, ये जो फीता कर्मीर, ये सब इनके बारे में अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब सिम्टम, पशु के रुक रुक कर इंटरमिटेंट, कुछ समय के लिए एकाएक पेट दर्द, वो मैंने आपको बता दिया। इंटरमिटेंट, रुक रुक के पशु का बेचैन होना, बार बार पेट पर लात मारना, उठना बैठना, गिरना तथा लेट जाना, घोड़े के गर्दन पर, पीठ पर, पीछे के पैरों पर, कंधे पर पसीना आना। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। पसीना, पशु रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा पेशाब करता है, पशु के पास खड़े होने पर भी आंतों के संकुचन की आवाज़ सुनाई देती है। गड़गड़ गड़गड़ आता होगा, कभी आपने भी देखा।
शरीर का तापमान, पल्स व श्वास गति का बढ़ जाना आदि इसके विशेष लक्षण हैं। लेकिन एक रह गया इसमें, पशु का बेचैन होना, बार बार पेट पर लात मारना, यस, उठना बैठना गिरना तथा लेट जाना। और एक इसका जो है रह गया कि बार बार पशु जो है फ्लैंक रीजन की तरफ गर्दन मोड़ के देखता है, ये ध्यान रखना, एंड लिख लो इसको। बार बार जहां दर्द है ना वो वहां देखेगा जानवर, घोड़ा तो विशेष तौर से, और जो गाय भैंस है वो तो किक मारती है, किक करेंगी, लेकिन ये घोड़ा इसमें ये इसका विशेष है, खड़ा खड़ा यूं उस तरफ वो देखेगा। तो आप इसको डायग्राम में को भी देख लेना, ये दे रखा है इन्होंने डायग्राम में, लेकिन लिखा नहीं, कहीं रह गया। उपचार, खाने में बदलाव करना तथा क्वालिटी ठीक नहीं हो तो ठीक करना। पशु को दर्द निवारक देना, जैसे इंजेक्शन एनाल्जिन। हॉर्स और कैटल में 30 से 60 ml इंट्रामस्कुलर, शीप गॉड में 5 से 8 ml। यहाँ डोज लगभग डबल हो जाती है, दर्द बहुत होता है, इससे बैठता नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। इसके बाद में आप ट्रैंकुलाइजर या सेडेटिव दे सकते हैं, जिसमें इंजेक्शन लार्जेक्टिव, क्लोरप्रोमाजिन, हाइड्रोक्लोराइड होता है इसमें, वही पीछे हमने सिकुल पढ़ा, सिकुल दे दो। एट्रोपिन की डोज हमने पढ़ी है, वो भी दे दो चाहे। इनमें से एक देना, चाहे आप लार्जेक्टिल दे दो चाहे सिकुल दे दो, दोनों में से एक। एट्रोपिन दे सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। इन दोनों में से एक, दोनों नहीं देना, ये भी ध्यान रखना। या लिखो इसके बीच में, गलती की हुई है यहाँ, इंजेक्शन लार्जेक्टिल, या इसमें या कर लेना, या इंजेक्शन सिक्वल। तैलीय दस्तावर ओलिजिनस परगेटिव देने पड़ते हैं इसको। लिक्विड पैराफिन है, हॉर्स कैटल में डोज अंडरलाइन कर लेना, 500 से 1000 ml लिक्विड पैराफिन। जिससे क्या होता है कि अगर कोई अंदर हल्का फुल्का कुछ है, अगर तेलीय दस्तावर देंगे 10 से बाहर निकल जाएगा, अगर कोई कीड़े भी हैं तो भी निकल जाएंगे। ऑयल लिनसीड, अलसी का तेल, ये भी 500 से, या इसमें बीच में या डाल लें, दोनों मत पिला दें, इसमें भी या डालें, लिक्विड पैराफिन या अलसी का तेल, ऑयल लिनसीड ml। दवा को स्टोमक ट्यूब द्वारा तुरंत पिलाएं। आहार में ब्रान माश व लिनसीड माश 30 ग्राम साधारण नमक के साथ जो है वो हमें देना। तो ये आज हमारा स्पास्मोडिक कोलिक खत्म हुआ। अब हम इम्पैक्टिव कोलिक नेक्स्ट हमारे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।